जी, किसी शख्स को कोई सवाल पूछना हो सो फार प्रीवियस लेक्चर्स के हवाले से। ओके, इन केस नहीं तो हम प्रोसीड करते हैं। डिफरेंस बिटवीन नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट। सो हमने बात की थी कि बेसिकली स्विच स्टेटमेंट जो है वो अल्टरनेटिव मेथड है नेस्टेड इफ का। मतलब अगर हमने बार बार इफ कंडीशन लगानी है तो हम स्विच कंडीशन लगा सकते हैं या स्विच स्टेटमेंट उसकी जगह पर यूज कर सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है, कौन सी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कौन सी के नुकसानात हैं? लेट्स सी। स्विच स्टेटमेंट, इट इज़ ईज़ी टू यूज़ व्हेन देयर आर मल्टीपल चॉइसेस। तो स्विच स्टेटमेंट जब मल्टीपल चॉइसेस हो तो स्विच स्टेटमेंट यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ व्हेन देयर आर मल्टीपल चॉइसेस। जबकि नेस्टेड इफ जो है वो मुश्किल होता है जब मल्टीपल चॉइसेस मौजूद हो। ठीक है, इट यूजेस सिंगल एक्सप्रेशन फॉर मल्टीपल चॉइसेस। बहुत ज़्यादा चॉइसेस अगर मौजूद हो तो उसके लिए एक ही एक्सप्रेशन ये यूज़ करता है। ठीक है, इट यूजेस मल्टीपल एक्सप्रेशन फॉर मल्टीपल चॉइसेस। जबकि नेस्टेड इफ जो है अगर उसमें एक से ज़्यादा चॉइसेस होंगी तो वो ज़्यादा कंडीशन, ज़्यादा एक्सप्रेशन यूज़ करेगा। इट कैन नॉट चेक अ रेंज ऑफ वैल्यूज। स्विच स्टेटमेंट जो है वो वैल्यूज की रेंज चेक नहीं कर सकता। इट कैन चेक द रेंज ऑफ द वैल्यूज। सो अगर आपको याद हो हमने जो वीक डेज के बारे में प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने n इज इक्वल्स टू 7 तक लिखा था और उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट लिखा था। अगर हम वो डिफ़ॉल्ट ना लिखते तो फिर n इज इक्वल्स टू 8 के लिए फिर और 9 के लिए एंड 10 के लिए, तो मतलब 7 से बड़े नंबर्स के लिए इसके पास कोई जवाब नहीं है। स्विच स्टेटमेंट के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन नेस्टेड इफ के पास जवाब है। क्योंकि नेस्टेड इफ में हम n इज इक्वल्स टू 7 नहीं पुट करेंगे, हम मैन्युअली लिखेंगे कि n इज इक्वल्स टू 7 के लिए हमारे पास फलां दिन आना है। ठीक है, it checks only constant value, you cannot use variable with this case statement। so हम switch statement में सिर्फ constant values ले सकते हैं। जैसे हमने नंबर लिखा था n is equals to 1 2 3 4 5 6 7, उस स्विच स्टेटमेंट में आप कांस्टेंट नंबर्स ही लिख सकते हैं, वेरिएबल्स नहीं लिख सकते। whereas nested if can check variables also, you can use a constant or variable in relational expressions। तो nested if जो है वो दोनों चीज़ें यूज़ कर सकता है, वो वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकता है और वो कॉन्स्टेंट्स भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ से पढ़ने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि स्विच स्टेटमेंट के भी कुछ फ़ायदे हैं और नेस्टेड इफ़ के भी कुछ फ़ायदे हैं। दोनों अपनी अपनी कंडीशन में ज़्यादा बेहतर वर्क करते हैं और अपनी कंडीशन से बाहर दोनों को मुश्किल पेश आती है। सो अगर हम देखना चाहें तो हम कहेंगे कि जी दोनों कंडीशन यूज़ कर की जा सकती है लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। नेक्स्ट इज कंडीशनल ऑपरेटर। सो व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर?
सो हमने देखा था कि हमारे पास चैप्टर के स्टार्ट में हमने देखा था कि चार तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहली थी एक्सप्रेशन, जो नहीं पता नहीं क्या उसका नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन जो हम करते आए थे कि हम कोई स्टेटमेंट देते हैं और वो आउटपुट हो जाता है। सेकंड थी सिलेक्शन। सिलेक्शन वो था कि हमने एक से ज़्यादा सिलेक्शन देनी है और उसके लिए हमारे पास कोई एक सिलेक्ट होगी, ठीक है। फिर हमारे पास था टर्मिनेशन, हमें टर्मिनेशन करना था या वगैरह। तो सिलेक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने देखा था कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशन हमें मतलब सिलेक्शन अगर हमें करवानी तो किसी कोई शर्त रखनी है ना कि ऐसा हो तो ये, ना हो तो फिर ये वो। तो उसके लिए जो हमारे पास ऑपरेटर यूज होते हैं उनको हम कंडीशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर इज अ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। सो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो उनको डिसीजन मेकिंग करवाने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा सिंबल बताना है या कोई ना कोई कंडीशन बतानी है, और उस कंडीशन को समझाने के लिए, कंप्यूटर को समझाने के लिए जो ऑपरेटर यूज होते हैं वो कंडीशनल ऑपरेटर यूज होते हैं। इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ सिंपल इफ एल्स स्ट्रक्चर। सो कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो इफ एल्स स्ट्रक्चर की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर एज इट यूजेस थ्री ऑपरेंड्स। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। सो आपने पहले नाम सुना होगा यूनरी या बाइनरी। यूनरी ना भी सुना हो, बाइनरी आप लोगों ने सुना होगा। बाइनरी का मतलब होता है दो टर्म्स पर मुश्तमिल, यूनरी का मतलब होता है एक टर्म पर मुश्तमिल, और इसी तरह टर्नरी का मतलब होगा तीन टर्म्स पर मुश्तमिल, ठीक है। सो कंडीशनल ऑपरेटर में हम तीन चीज़ों को डील करें, इस वजह से इसको टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। द सिंटैक्स फॉर कंडीशनल ऑपरेटर इज एज फॉलोज। हम कंडीशन लगाते हैं और उसके आगे लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और उसके आगे फिर हम ट्रू के स्टेटमेंट लिखते हैं, सेमी कॉलन फॉल्स के स्टेटमेंट लिखते हैं कि अगर हमें ट्रू आए तो फिर हमें ये लिखा मिल जाए, अगर फॉल्स आए तो फिर फलां चीज़ लिखी मिल जाए, ठीक है। तो कंडीशन जो है, द कंडीशन इज स्पेसिफाइड एज रिलेशनल और लॉजिकल ऑफ एक्सप्रेशन। तो कंडीशन में हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, ठीक है। रिलेशनल या लॉजिकल एक्सप्रेशन में कंडीशन इज इवैल्यूएटेड टू ट्रू और फॉल्स। तो कंडीशन जो है वो चेक की जाती है कि सही है या गलत है। ट्रू केस, सही जब केस होगा, इट इज एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू। तो ये तब होगा जब हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट आएगी, और इसी तरह फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो जब हमारे पास फॉल्स हो जाएगी तब हमारे पास ये आएगी, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हम एक वेरिएबल लिखते हैं एक्स, उसको इक्वल लिख देते हैं ए ग्रेटर देन 50, और उसके आगे लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क। मतलब हमने एक नंबर लिखा और उसमें कंडीशन लगाई कि ये नंबर 50 से बड़ा है, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिख दिया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं क्या ये नंबर 50 से बड़ा है, मतलब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आप सिंटैक्स देखें तो हम कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और उसके बाद ट्रू केस स्टेटमेंट लिखते हैं। उसके बाद हमने जो लिखनी है वो ट्रू केस स्टेटमेंट, मतलब अगर तो नंबर 50 से बड़ा है तो एक्स की वैल्यू आए 1, उसके बाद कॉलन लिखते हैं और उसके बाद फिर हम फॉल्स केस स्टेटमेंट लिखते हैं। तो अगर ए की वैल्यू 50 से बड़ी नहीं है तो फिर आंसर आए 0। तो दिस इज व्हाट इट इज, ओके। सो ए ग्रेटर देन 50 क्वेश्चन मार्क और उसके बाद 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स, ठीक है। सो इसका जो इफ एल्स स्टेटमेंट है इसके रेसिप्रोकल वो ये है, इफ ए इज ग्रेटर देन 50 x इज इक्वल टू 1 एल्स x इज इक्वल टू 0। तो मतलब आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, ये दोनों सेम रिजल्ट देगा। इफ एल्स और कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो एक ही काम करती है मुख्तलिफ तरीके से, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, चले बना लेते हैं। हमें कहा गया है कि प्रोग्राम बनाएं, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्लेस पास इफ मार्क्स आर मोर देन 40 एंड फेल अदरवाइज, ठीक है।
सो ये प्रोग्राम हमने पहले भी बनाया था पास और फेल वाला, लेकिन हमने यूज़ किया था इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम यूज़ करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना प्रोग्राम। ओके, मैंने प्रोग्राम स्टार्ट कर ली, नेम स्पेस यूज़ करता हूँ और मेन फंक्शन स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, मेन बॉडी पे आ जाते हैं। अब इंटीजर लिख देते हैं, ठीक है, इंटीजर ए फॉर एग्जांपल, स्मॉल ए लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ एंटर योर मार्क्स, ठीक है, अपने मार्क्स एंटर करें और उसको मैं सी इनपुट करवा देता हूँ, सॉरी, ए, ठीक है। अब जब जो भी मार्क्स एंटर करेंगे आप 40 या 42 या 40 से ज़्यादा या 40 से कम, उसके बाद कंप्यूटर ने डिस्प्ले करना है आपको कि क्या आप पास हुए हैं या फेल हुए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैं लिखूंगा सी आउटपुट यू हैव, और यू हैव के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर या तो पास लिखा जाए या तो फेल लिखा जाए, ठीक है। ठीक है, एक मिनट है, मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको कैरेक्टर टाइप डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। सो कैरेक्टर टाइप डाटा है x और उसमें मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू, कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, कंडीशन लगाएंगे कि क्या a ग्रेटर देन 40, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, और उसके आगे मैं लिखूंगा क्वेश्चन मार्क और उसके साथ मैं लिखूंगा जैसे पास और फेल। सो एक्स की वैल्यू जो है वो पास होगी जब ए ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होगा, अगर ए लेस देन, अगर ये कंडीशन रॉन्ग होगी तो ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी फॉल, फेल, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ तो सी आउटपुट करवाऊंगा, सी आउटपुट यू हैव आप एक्स द एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने x लिख दिया, मतलब x वेरिएबल है, पास या फेल दोनों वैल्यूज हो सकती है, लेट्स मी चेक। तो मैं इसको नाम देता हूँ कंडीशनल, देयर इज सम एरर, जस्ट सी, लेट मी चेक अगेन। ओके, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, लेट मी चेक। ओके, ऐसा करते हैं हम इसको, अच्छा अगर मैं इसको इंटीजर ही डिक्लेयर करना चाहूँ तो क्या होगा, मैं इसको इंटीजर ही डिक्लेयर करूँ, फिर से करके देखते हैं। ओके, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहाँ पे सेव नहीं करवाता,
किसी वेरिएबल में सेव नहीं करवाता, क्योंकि मैं उसको इंटीजर वैल्यू नहीं दे रहा, मैं उसको कोई नाम देना चाह रहा हूँ। तो वो जो कंडीशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और साथ में लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो फिर मैं लिखूंगा ओके, सॉरी, फिर मैं लिखूंगा पास या फिर मैं लिखूंगा failed. Let me check now what happens. Still अच्छा x नहीं करना, a करना। ओके, आई गॉट इट। तो 42 लिखते हैं, यू हैव पास द एग्जाम। मैं दोबारा से रन करूँ, मैं 38 लिखूँ, यू हैव फेल्ड द एग्जाम। सो हियर इट इज, ये कंडीशनल स्टेटमेंट ने करके दिखाया, ठीक है। एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं उसी तरीके से जैसे मैं करना चाह रहा था। a greater than equal to 40 question mark pass, लेट मी चेक कि क्या अब होता है। हाँ, देयर इज सोल्यूशन। ठीक है, दैट्स ओके। ओके, दैट वाज रॉन्ग। वैसे ही ठीक है, हम कंडीशन यहीं पर डिफाइन करते हैं एंड दैट्स ओके। अब हमारे पास एक प्रोग्राम बन चुका है 65 पे पास द एग्जाम्स एंड दैट्स ऑल। सो ये हमारे पास है अभी तक कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। एक और स्टेटमेंट है हमारे पास जिसको हम पढ़ना चाहेंगे एंड दैट इज गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट इस तरह से है, फर्ज करें कि हमारे पास जैसे ये प्रोग्राम है, इसको अगर मैं रन करूं तो आप देखते हैं कि ये चीज़ जो है वो यहाँ से लिखी जा रही है बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। अगर मैं चाहूँ को कोई यहाँ पे दरमियान में करके लिखी जाए तो फिर उसके लिए मुझे कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि जी यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। जैसे हम वर्ड पैड में अगर हेडिंग देते हैं तो दरमियान में से शुरू कर लेते हैं। तो अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूँ तो फिर मुझे कोई स्टेटमेंट चाहिए जो कर्सर को दरमियान में ला सके, उसको कहते हैं go to statement. The go to statement is used to move the control directly to a particular location of the program by using label. सॉरी, ये वहां पर नहीं, ये यहाँ पर कोड में कहीं जाने के लिए यूज होती है go to statement। तो कैसे? A label is the name given to a particular line of the program. A label is created with a valid identifier followed by a colon. So label से क्या मुराद है मैं आपको बता देता हूँ। go to से क्या होता है? अगर देखिए ये गो टू स्टेटमेंट जो है मेरी ये थीसिस फाइल है जिसमें मैंने गो टू स्टेटमेंट्स लगाई थी, ठीक है, और उनको हम रेफरेंस भी कहते हैं। सो देखिए, मैं इसको भी हम कोड की तरह ही लिखते हैं और ये समझ लें कि आउटपुट है। जैसे हमारे पास ये कोड है और इस तरह अगर मैं रन करूँ तो ये आउटपुट है, ठीक है। सो मेरे पास जो ये थीसिस फाइल है इसमें ये आउटपुट है, इसका भी कोड मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन वो इस कंप्यूटर में नहीं, वो दूसरे कंप्यूटर में है, तो मैं आपको फिर अभी कोड भी दिखाऊंगा। सो ये आउटपुट है। अब मैंने कोड में गो टू स्टेटमेंट लगा दी है, तो देखें ये है कंटेंट्स। कंटेंट्स हर बुक के होते हैं। सो कंटेंट्स में मैं कह रहा हूँ कि जी इस पेज पर ये आर्टिकल लिखा है, इस पेज पर ये आर्टिकल लिखा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं
डायरेक्टली उस पेज पर चला जाऊँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है द लाइट कॉन, मैं चाहता हूँ कि मैं बजाय यहाँ पर जाकर पेज नंबर 20 तलाश करूँ, मैं डायरेक्टली लाइट कोन पर चले जाऊँ। तो फिर मैंने इसके ऊपर एक गो टू स्टेटमेंट लगाई हुई है लाइट कोन पे। सो अगर आपको ये नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक रेड सा बॉक्स बना हुआ है। तो ये गो टू स्टेटमेंट की निशानदेही कर रहा है कि यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट लगी हुई है। सो अगर मैं इस पे आके क्लिक करूँगा, तो ये देखिए लाइट कोन पे आ गए हम, पेज नंबर 20 ऑटोमेटिकली। सो ये गो टू स्टेटमेंट करती है। हमें कहीं पर पहुँचना है तो उसके लिए हम गो टू स्टेटमेंट लगाते हैं और फिर हम उस पे आ जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इक्वेशंस के लिए भी मैंने गो टू स्टेटमेंट लगाया हुआ है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा पढ़ रहा है इसको और वो देख रहा है कि जी द प्रेजेंस ऑफ indices made it easy to manipulate things in an easy way, but it also makes it too easy to write expression to have no physical meaning or have bad properties। अब मैंने इसके साथ लिखा है 6, सॉरी ये तो वो है रेफरेंस है, मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट चैप्टर नंबर 2। ठीक है, सो मैं कहता हूँ कि जी द टेंजेंट वेक्टर ऑफ वर्ल्ड एंड कैन बी टाइम लाइक और स्पेस लाइक लाइट ऑन सेक्शन 1.14। मतलब मैंने कहा ये जो बात मैंने लिखी है इसकी डिटेल मैंने सेक्शन 1.14 में लिखी है। अब मैं चाहता हूँ कि पढ़ने वाला जो है उसको मुश्किल ना हो कि वो दोबारा से सेक्शन 1.14 ढूंढे कि कहाँ पे था। वो सिंपली यहाँ पे क्लिक करे और कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली सेक्शन 1.14 पे पहुंचा दे। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, क्लिक करूँगा और ये देखिए हम सेक्शन 1.14 पे आ गए। दिस इज गो टू स्टेटमेंट। हम जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं गो टू स्टेटमेंट हमें ऑटोमेटिकली वहाँ पर पहुँचा देगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट गो टू स्टेटमेंट डज। ओके, सो गो टू का स्टेटमेंट सिंटैक्स इस तरह से है। आप लिखते हैं गो टू और स्पेस लिख देते हैं लेबल। ठीक है, so the label indicates the label to which the control is transformed. For example, write a program that displays C++ 5 times using go to statement। so आप ऐसा करें कि ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो C++ लिख रहा हो 5 दफ़ा उसके लिए यूजिंग गो टू लूप। अच्छा, बेसिकली ये मैं आपको अभी नहीं प्रोग्राम करवाऊंगा क्योंकि अभी इस प्रोग्राम के लिए हमने लूप्स नहीं पढ़ी हुई। तो अगर मैं लूप के बारे में प्रोग्राम दिखाऊंगा तो आपको अभी हम क्योंकि लूप नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक, तो इस वजह से ये चीज़ डिफिकल्ट होगी। ठीक है, लेकिन जब हम लूप्स पढ़ेंगे फिर मैं आपको इसका प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। गालबन जो नेक्स्ट चैप्टर है वो लूप्स के बारे में ही है, तो कल हमने शायद लूप्स के बारे में ही पढ़ना है। ओके, सो फार कोई सवाल? जी, किसी को कोई सवाल पूछना हो? ओके, इन केस नहीं तो अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर हम कल को इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।